तो जो करें बेटा सब लोग, तो हमारा आज का टॉपिक है इट इज़ नेम्ड एज एस्केप वेलोसिटी। जैसे कि जो वर्ड है, जो भी टॉपिक का नेम होता है उससे आधा टॉपिक हम लोग क्लियर कर सकते होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो नेम है ये एस्केप है। एस्केप का आप सब लोगों को मतलब पता है कि किसी चीज़ से बाहर निकलना, फरार होना। ठीक है, और एस्केप वेलोसिटी हमारे पास ऐसी वेलोसिटी है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट ज़मीन की ग्रेविटी से क्या कर सकती है, निकल सकती है, फरार हो सकती है। बात की समझ आ रही है? देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये अर्थ है, तो जो बेटा समझिएगा, हमारे पास ये अर्थ है। मैंने क्या किया, मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियल पुश दिया, इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की, और वो क्या हुआ, वो ज़मीन से बाहर तो निकली लेकिन फिर भी ज़मीन के अंदर आके गिर गई। किसकी वजह से? क्योंकि ज़मीन की जो फील्ड है वो इसके बाहर भी कहीं कई रेंज तिकर, कई मीटर्स तिकर, कई किलोमीटर्स तिकर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो हमारे पास ये वापस आ गई। फिर मैंने क्या किया, मैंने अब इसके जो इस दफ़ा मैंने क्या किया, इसको ज़्यादा पुश दिया, ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की, जिसके नतीजे में ये क्या हुआ जी, हमारे पास पहले की निस्बत ज़्यादा ऊपर गई लेकिन फिर ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से वापस आ गया। लेकिन लास्ट टाइम हमने क्या किया, अब इसको एक ख़ास वेलोसिटी प्रोवाइड की जिसकी वजह से ये क्या हुआ, ये ज़मीन की ग्रेविटी से बाहर निकल गई और ये बाहर कहीं भी अब खला में पहुँच गई है जहाँ पर ये कहीं भी जा सकती है। तो अब जो वेलोसिटी मैंने इसको अब प्रोवाइड की है, जिसकी वजह से ये जो बॉडी थी, ये जो ऑब्जेक्ट थी, ये ज़मीन की ग्रेविटी से बाहर निकल चुकी है, इस वेलोसिटी को हम लोग क्या नाम देते हैं, एस्केप वेलोसिटी का नाम। समझ आ गई सबको यहाँ तक? तो हम लोग अब इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। एस्केप वेलोसिटी, हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है, मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्ट में दी जाने वाली कम से कम ऐसी वेलोसिटी विद विच, जिसके साथ, ठीक है, विद विच अ बॉडी गोज की जगह पर आप लोग एस्केप भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास स्टार्ट में दी जाने वाली वो कम से कम वेलोसिटी जिसके साथ कोई भी बॉडी ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगी, ऐसी वेलोसिटी को हम लोग क्या नाम देंगे, एस्केप वेलोसिटी का नाम देंगे। ये सबको क्लियर है? तो जो करें, अब हम लोग इसके मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ चलते हैं, डेरिवेशन की तरफ। देखिए लास्ट टाइम हम लोगों ने एक चीज़ डिस्कस की थी कि हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू थी सरफेस पर, वो हमारे पास क्या थी, यू जी इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर आर। ये हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू थी सरफेस पर। ठीक है, लेकिन हमने फिर कंसीडर किया कि अगर हम लोग सरफेस से ऊपर जाते जाएंगे तो हमारे पास जो पोटेंशियल की वैल्यू है एट इन्फिनिटी पर पहुँच कर क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। मीन दैट ये हमारे पास अगर उसकी इनिशियल वैल्यू है तो हमारे पास इसकी फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारे पास इसकी इनिशियल वैल्यू, ये हमारे पास इसकी फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो। तो हमने कंसीडर करना है कि हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आया है। तो आप लोगों को पता है जब भी हमने चेंज निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल निकाल लेते हैं। तो हमारे पास चेंज के लिए मैं सिंपल यहाँ पर लिख रहा हूँ, यू जी इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, जी एम एम ओवर आर। माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास यू जी की वैल्यू क्या आ गई, इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, तो जो करें, हमारे पास ये बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी उस वक्त पहुंची है जब ये किसी खास पोजीशन पर पहुंची है। ऐसे ही है ना, क्योंकि हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है इट इज़ जस्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन या पोजीशन ऑफ द बॉडी। तो हमारे पास बॉडी पोजीशन पर कब पहुंची है, देखिए ये मेरे पास बोर्ड मार्कर यहाँ पर है, ये यहाँ पर कैसे पहुंचा है, मैंने क्या किया, इसके ऊपर वर्क किया, जो मैंने वर्क किया उसकी वजह से ये मोशन में आई। मोशन में आने की वजह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो मैंने वर्क किया था उसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी जनरेट हुई। ऐसे ही ना, मीन दैट मेरा वर्क काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गया, और वही काइनेटिक एनर्जी अब यहाँ पर जाके किस में कन्वर्ट हो चुकी है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम लोग बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की गई है वही किस में कन्वर्ट हो चुकी है, अब पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। ऐसे ही है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लोग लिख लेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। बात की समझ आ रही सबको? तो हमारे पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर
इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है, जी एम एम ओवर आर। एम से एम कट गया, हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो 2 उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ गया, v इज इक्वल टू 2gm ओवर r, और ये स्केयर मेरे पास एज इट इज आ गया। हमें स्केयर खत्म करना है, दोनों साइड पर क्या ले लेंगे, स्केयर रूट। टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये इधर v आ जाएगा, v इज इक्वल टू 2gm ओवर आर। इसको कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसके साथ मैं ESC लिख रहा हूँ, ESC स्टैंड्स फॉर एस्केप एंड V स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी की हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अभी हमारे पास देखिए, बेसिकली 9th क्लास में चैप्टर नंबर 5 में आप लोगों ने पढ़ी थी ये इक्वेशन, F इज इक्वल टू एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू GM M ओवर R स्क्वायर। याद है? हमारे पास एफ जी जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वेट के इक्वल होती है, पता है ना इस बात का। और हमें ये भी पता है कि एफ इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, एम ए, जिसको हम लोग अगर एफ जी लिखेंगे तो हम लोग इसको क्या लिख लेंगे, एम जी के साथ हम लोग इसको नॉमिनेट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा सबको? अब इस एफ जी की जगह पर मैं ये एम जी पुट कर लूंगा तो मेरे पास इक्वेशन कुछ यूं बन जाएगी, एम जी इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। एम से एम कट गया, ये आर स्क्वायर इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो सकता है, तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ यूं बन जाएगी, जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, तो जो कीजिएगा, ये जी एम है और इक्वेशन नंबर 1 के अंदर भी जी एम मौजूद है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं ना। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास इक्वेशन 1 देखिएगा क्या बन जाएगी, वी एस्केप इज इक्वल टू 2 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर एज इट इज आ जाएगा, और जो जी एम बचेगा उसकी जगह पर मैं क्या लिख लूँगा, जी आर स्क्वायर, और स्क्वायर रूट एज इट इज मैं यहाँ पर ये आर मैंने ये लिख दिया, ये वाला 2 एज इट इज लिख दिया है, बाकी क्या बच गया मेरे पास, जी एम की जगह पर बेटा मैंने ये वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर। अब क्लियर है सबको? आपको क्लियर है? ये सबके नीचे इकट्ठा है, ठीक है। हम लोग इसको सेपरेटली तब डिवाइड कर सकते हैं जब इनके दरमियान प्लस माइनस होगा, लेकिन प्लस माइनस नहीं है ना, ये सबके साथ डिवाइड हो रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ पर लिख दिया। अभी भी ये सबके साथ डिवाइड हो रहा है, जिसकी वजह से ये क्या होगा, ये आर इस एक आर के साथ कट जाएगा। अब समझ आ रही है? तो हमारे पास पीछे इक्वेशन क्या बच गई, वी एस्केप इज इक्वल टू 2g r। ये हमारे पास फाइनल फार्मूला है एस्केप वेलोसिटी का, ठीक है। अगर हम लोग देखें कि एस्केप वेलोसिटी की मैथमेटिकल वैल्यू हमारे पास क्या आती है, जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट करनी थी, तो इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमारे पास 2g हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 9.8, r हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 क्रॉस 10⁻⁶ होल का स्क्वायर रूट। इस सब को जब हम लोग सॉल्व करेंगे हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास इसकी फाइनल वैल्यू है कि अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर फी सेकेंड के साथ फेंकेंगे तो वो ज़मीन से बाहर निकल सकती है, वो एस्केप हो सकती है फ्रॉम द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि सर क्या हैवी ऑब्जेक्ट और लाइट ऑब्जेक्ट दोनों के लिए सेम वेलोसिटी होगी? तो जब भी हमने ये देखना है तो सबसे पहले हमें उसका फार्मूला देखना है, क्या इसके फार्मूला के अंदर कहीं भी मैस आ रहा है? तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एस्केप वेलोसिटी है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट।
कि जो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी है वो ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो फिर हमारे पास लाइट ऑब्जेक्ट हो या हैवी ऑब्जेक्ट हो, अगर हम लोग दोनों को एक जैसी वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, अगर हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स को, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम ज़मीन की ग्रेविटी से एस्केप कर सकती है। लेकिन फ़र्क कहाँ पर आएगा? इनिशियल पुश देने में, क्योंकि जो हैवी ऑब्जेक्ट होगी उसको स्टार्ट में हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। बात की समझ आ रही है? और जो लाइट ऑब्जेक्ट होगी उसके ऊपर हमें कम वर्क करना पड़ेगा। ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये कहता क्या है? बहुत सिंपल सी बात ये कहता है जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर वर्क करेंगे तो उस बॉडी की एनर्जी के अंदर चेंज आ जाएगा। बात की समझ आ रही है? देखें, मेरे पास ये बोर्ड मार्कर्स पड़े हुए हैं, अभी इनके पास पोटेंशियल एनर्जी की कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है। मैं क्या कर रहा हूँ? इनके ऊपर वर्क कर रहा हूँ, जिसके नतीजे में अभी इनकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज आ गया। ये क्या है? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। देखें, ये अभी ऑब्जेक्ट हमारे पास रेस्ट में है, मैंने इसके ऊपर वर्क किया तो ये मोशन में आ गया। मीन दैट मेरे वर्क करने से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो सकती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो सकती है। यही हमारे पास क्या है? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है। हम लोग इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब काम किया जाएगा, वर्क किया जाएगा, इट कैन काजेज, ये वजह बनेगा फॉर चेंज इन इट्स एनर्जी, उसकी एनर्जी के अंदर चेंज आने के लिए। एनर्जी दोनों चेंज हो सकती हैं, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो सकती है। मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल्स के साथ ये चीज़ क्लियर भी की है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर डेरिवेशन है हमारे सिलेबस के अंदर, वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की है, तो हम लोग उसी को प्रोसीड करेंगे, ठीक है। उसकी डेरिवेशन के लिए बेटा तवज्जो करें। हमारे पास हमने इक्वेशन पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2ad इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास इसको फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू 2a को राइट साइड पे ले जाके हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ना। तो हमारे पास क्या आ गया? 1/2a इंटू vf² माइनस vi²। समझ आ रही सबको? अब तो जो करें, मेरे पास ये डी आ गया। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था, यहाँ पर भी हमारे पास एनर्जी की बात आ जाएगी, हमने क्या कैलकुलेट करना है? वर्क। क्या कैलकुलेट करना है? तो वर्क के लिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो आ गई, अब हमारे पास फोर्स की वैल्यू आनी चाहिए। और फोर्स हमारे पास किसके बराबर है? F इज इक्वल टू ma। इसको क्या लेते हैं? इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या लेते हैं? इक्वेशन नंबर 2। दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करने से ये क्या बन जाएगा? FD इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को ma डॉट, ये वाले d की वैल्यू पुट कर लेंगे 2a इंटू vf² माइनस vi²। a से a कट जाएगा, ये 1/2 और m इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ऐसा ही होगा ना स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? FD। देखिए, FD की जगह पे मैं वर्क लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 1/2 m vf² माइनस 1/2 m vi²। तो जो करें, मैंने क्या किया ये स्टेप के अंदर 1/2 m को पहले vf² से मल्टीप्लाई किया, तो ये इक्वेशन मेरे पास क्या बन गई? हाफ mv²। फिर मैंने 1/2 m को vi से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन गया? 1/2 m vi²। क्लियर है सबको स्टूडेंट्स? उसके बाद अब देखें, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? हाफ mv², मीन दैट 1/2 mv²। ऐसे ही है, तो हमारे पास ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो हम लोग इसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का नाम दे सकते हैं ना। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और यही हमारे पास क्या कह रहा है? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है। यहाँ तक क्लियर है सब स्टूडेंट्स को? अब नेक्स्ट हमारे पास इस चैप्टर का एक ही टॉपिक बचा है, इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, जो कि हम लोग कल करेंगे इंशाल्लाह।